इसमें कोई डिनाइंग नहीं है कि सिंध इज द ओनली प्रोग्रेसिव फ्रंटियर इन पाकिस्तान, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सिंध की सबसे ज्यादा पुरानी इंडिजिनस तारीख है। आई मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लिटरली इन सिंध। और सिंध का हुस्न तो इतना मशहूर था कि एक ट्रैवलर ने बगदाद के बाजार में खड़े होकर वाकया सुनाया कि मैं एक ऐसा इलाका देख के आ रहा हूँ जहां पे लोगों की जिल्द सनसेट जैसी और गोल्ड जैसी दिखती है। सनसेट एंड गोल्ड, दैट इज। मैं जब मैंने सेवन शरीफ फॉर एग्जांपल जाना होता है, तो जब मैं एंटर हो रही होती हूँ, मैं मेल साइड से जाती हूँ, तो मुझे वो गार्ड्स कहते हैं कि मैम आप प्लीज फीमेल साइड से जाएं, तो मैं उनको सिर्फ ये बोलती हूँ कि मैं फकीर हूँ। मैंने सिर्फ ये 3 लफ्ज बोलने होते हैं और उनको समझ आ जाती है। वो उनको ट्रांसजेंडर बोलने की जरूरत नहीं है, ख्वाजा सराब बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बायो का टेस्ट दिखाने का, शनाख्ती कार्ड दिखाने की जरूरत। मैंने सिर्फ बोल दिया कि साईं फकीर है। इतना मैंने उस वक्त जिस दाई ने या जिस डॉक्टर ने आपको पैदा किया, तो उसकी आपकी टांगों के बीच में नजर क्या आया, और उसको जो कुछ नजर आया उसने उसकी बुनियाद पे आपको मर्द का खिताब दिया, औरत का खिताब दिया, या कोई और खिताब दिया। सो दैट इज सेक्स। सो द ब्रीफ आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज कि आपने अपना नाम चेंज क्यों किया, इज बिकॉज आई वांट टू, and the long answer is for the ease of people around me, because then it is easier for them to address me with the correct pronouns घर के हवाले से, और एक जनरली भी एक आसानी लोगों के लिए भी क्रिएट हो जाती है। तो how can it be a western idea when we have actually been attacked by the west? और ख्वाजा सरा तो उर्दू का लफ्ज है, बाहर बरतानिया के अंदर तो उर्दू नहीं बोली जाती, ना अमेरिका के अंदर बोली जाती है, तो कौन से वेस्ट के अंदर आपको ख्वाजा सरा मिलते हैं? लोग हमारे बारे में ये सवाल कर रहे होते हैं कि ये लोग हकीकत में ख्वाजा सरा नहीं है, तो मैं बड़ा सिंपल उनसे सवाल पूछती हूँ वाला कि जब हम लोगों का कत्लेआम हो रहा होता है, जब हम लोगों के गैंग रेप्स हो रहे होते हैं, जब हमारे ऊपर एसिड अटैक्स हो रहे होते हैं, जब हमारी ट्रांसजेंडर यूथ को घरों में पॉइजन करके मारा जा रहा होता है, तो क्या उससे पहले भी उनका आप लोग डीएनए टेस्ट लेके लेबोरेटरी भिजवाते हैं? और लेबोरेटरी से अगर रिजल्ट वापस आए तो आप उसके बाद तशद्दुद करते हैं? ये वाला सवाल और ये वाला मुद्दा हमेशा तभी क्यों उठाया जाता है जब हम हकूक की बात कर रहे हैं? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट 36 से 38 फतवे मौजूद हैं जो कि ख्वाजा सराओं के हकूक के अंदर, जो कि ख्वाजा सराओं के हकूक की बात कर रहे हैं कि लड़कियों की शलवारें लंबी कर दो, या लड़कियों के ऊपर यूनिफॉर्म लगा दो, या लड़का लड़की का यूनिवर्सिटी के अंदर बात करने पे मनाही लगा दो। ये इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। या हाय खुसरे आगे उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी पिला दी, इनको बंद करो। इसके अलावा तो उनके पास और भी एजेंडा पॉइंट्स हैं, तो दे फेल्ड। यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट, लेकिन फिर आपकी भी शलवार उतरेगी, आपकी माँ की भी शलवार उतरेगी, आपकी बेटी की भी शलवार उतरेगी। अगर उतारनी है तो सबकी उतारो। शनाख्ती कार्ड पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट हेयर प्रोडक्ट्स डू यू यूज, कौन सा शैम्पू और ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। Also, you talk a lot, like you keep referring to morality. So, can you please, like, for once, define morality for me? Okay, do you think it's a man-made construct, or do you think it's something very real जो exist करती आई है, या वो socially construct हुई है norms के through? सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। उसने जजमेंट दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस फहाशी की कोई तारीफ, कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट ट्रांसजेंडर विमेन लाइक भी बड़ी होती हैं, वो धीमी भी बहुत होती हैं, उनका औरतों के साथ रवैया भी बड़ा अच्छा होता है, तो लड़कियों का रूठा भी हो जाता है, लड़कियों को इश्क भी हो जाता है ख्वाजा सराओं के साथ अक्सर होता है। किसी इंसान को इमोरल कहना एक बहुत निहायत ही घटिया हरकत है। पिदरशाही निजाम के अंदर सबसे बड़ी जो करेंसी है ना, वो दो है, 2 करेंसियां चलती हैं, औरत की वर्जिनिटी और मेल चाइल्ड। यानी एक अमीर औरत एक गरीब मर्द से ज्यादा प्रिविलेज्ड है? तो आई एम शहरयार खालिद और आप देख रहे हैं द प्रोग्रेसिव पॉडकास्ट, और एज आई लाइक टू कॉल इट, माय वे ऑफ टॉकिंग टू फेमस पीपल एंड फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। हाँ, तो आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। लास्ट वीडियो में 1 थे, तो आबादी बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा महरब मुइज़वान। बहुत कम ऐसे लोगों में जो नहीं जानते होंगे इनको। शी इज़ अ ट्रांस राइट एक्टिविस्ट। उसके अलावा सोशल इश्यूज़ पे जो टेक है उनका वो काफ़ी यूनिक होता है, और बहुत से वोक लोग भी ऐसे होते हैं जिनका टेक ऐसा नहीं होता जैसा महरब का होता है रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स। उसके अलावा हमारे साथ आज मौजूद हैं रुमासा जावेद और रुमासा चांडियो। शुड आई कॉल यू रुमासा? व्हाट शुड आई कॉल यू? रुमासा जावेद और रुमासा चांडियो? मैं सवाल Call me Ramasa. Call me Ramasa. That works. ओके, रुमासा ने लॉ किया है। रुमासा इज एन आर्टिस्ट और शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हैवी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। शी इज द डॉटर ऑफ सिंध के इंटेलेक्चुअल एसेट है हमारे जावेद चांडियो साहब, उनकी बेटी है ये। तो आज डिफरेंट चीज़ों पर बात करेंगे। एंड सबसे पहले आई थिंक रुमासा हैज समथिंग जिनसे वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। Mehrab, again, it's a pleasure to have you with us, and we have seen you talk very openly about a lot of themes.
especially related to women and sexuality and a human right towards expressing themselves in however way that they want to. तो मेरा पहला सवाल या पहली आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप जेंडर और सेक्स को डिफरेंशिएट करके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर, सेक्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अगर आप उनको तीनों चीजों को डिफरेंशिएट करके हमारे ऑडियंस के आगे अगर इफ यू कुड पुट अप अ थीसिस इन फ्रंट ऑफ देम so that they have a Sure, better. Thank you so much for having me over as well. That's quite an interesting question कि gender और sex के बीच में difference क्या है, because इसका जवाब तो मैं देती हूँ, लेकिन मैं इस सवाल को भी जरा problematize करना चाहूंगी, खुसूसी तौर पे इस सोच को, because the idea that sex और gender के अंदर difference क्या है basically perpetuates another myth कि sex and gender are a syncretic reality, कि ये एक concrete reality है जिसको आप एक कॉन्क्रीट तरीके से डिफाइन कर सकते हो और ये हर जगह आपको इसी तरीके से नजर आएगा. हमारे यहाँ एक फेमिनिस्ट प्रिंसिपल एक आया था 80s वगैरह के अंदर, जो कि अब बहुत आउटडेटेड कंसिडर किया जाता है, जो कि बेसिकली कहता है कि सेक्स इज व्हाट यू आर बोर्न विद एंड जेंडर इज व्हाट द सोसाइटी टीचेस यू. लेकिन अब हम लोगों को जाके इस बात का आइडिया होता है कि व्हाट यू आर बोर्न विद इज एसेंशियली कि उस वक्त जिस दाई ने या जिस डॉक्टर ने आपको पैदा किया तो उसकी आपकी टांगों के बीच में नजर क्या आया, और उसको जो कुछ नजर आया उसने उसकी बुनियाद पे आपको मर्द का खिताब दिया, औरत का खिताब दिया या कोई और खिताब दिया. सो दैट इज सेक्स. क्या वो रियलिटी है? नॉट रियली. क्या हो सकता है कि वो आपको लड़का वो देख कर डिक्लेयर कर दे, लेकिन आपके इंटरनल ऑर्गन्स में ओवरीज शामिल हो, शायद एक यूट्रस शामिल हो? एब्सोल्युटली यस. सो ऑल्दो हम कहते हैं कि सेक्स का मतलब वो है कि आपकी पैदाइश के टाइम पे आपको एम डिक्लेयर किया गया या एफ डिक्लेयर किया गया, लेकिन ये एम और एफ भी कभी कभार गलत डिक्लेयर किए गए होते हैं. जेंडर एक बहुत बड़ी सोशल रियलिटी है. जेंडर से मुराद ये है कि किसी भी माशरे के अंदर मर्दानपन, जनानपन, गैर मर्दानपन, गैर जनानपन के असूल क्या होते हैं, उसके जवाबित क्या होते हैं और उसकी बुनियाद पर लोगों को क्या रोल्स दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए. वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं. उनकी वजह से लोगों के हकूक का इस्तेहसाल भी हो सकता है और उसकी वजह से लोगों के हकूक की पजीराई भी हो सकती है. तो ये तमाम रियलिटीज पॉसिबल है. लेकिन ब्रीफली समराइजिंग इट, सेक्स हम उसको कहते हैं जो कि पैदाइश के वक्त पे आपके दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा जाता है, और जेंडर हम उसको कहते हैं जो कि बेसिकली माशरे के अंदर मर्दानगी या जनानगी के तौर तरीके होते हैं. या बिल्डिंग ऑन टू दैट, मैं पूछना ये चाहूँगा कि यू रिसेंटली चेंज योर नेम. आपने मेहरब को आगे लगाया एंड मुइज़ को थोड़ा सा पीछे ले गए. सो मेरा सवाल ये है कि व्हेन आई हर्ड यू टॉक इन कराची सम डेज अगो, यू वाज टॉकिंग कि जेंडर जो है वो बड़ी फ्लूइड चीज़ है एंड यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज समवन हु इज जेंडर फ्लूइड. तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देन व्हाई चेंज योर नेम? डू यू प्रेफर कि आप अपनी फेमिनिन साइड से ज़्यादा पहचानी जाएं rather than your name, जो कि फिर वो एक मेल उसको हाईलाइट करता है? Was that the reason या इसके पीछे कोई और वजह थी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं मोइज को पीछे नहीं लेके गई. मोइज पहले भी दूसरे नंबर पे था, वो अभी भी दूसरे नंबर के ऊपर है. पहले मेरा नाम बर्थ के ऊपर जो था वो मोहम्मद मोइज खान अवान था. 9th मैट्रिक के अंदर जाके वो मोहम्मद मोइज बन गया, और उसकी वजह से एक तो मुझे इंटरनेशनली भी बहुत ऑकवर्डनेस का सामना करना पड़ता था, बिकॉज मेरा नाम क्योंकि फर्स्ट नेम मेरा मोहम्मद है वो अमेरिकियों के लिए, तो एवरीबॉडी वुड कॉल मी मोहम्मद एंड आई वुड टेक नो माय नेम इज मोइज एंड मोइज इज स्टिल माय नेम. अ लॉट ऑफ पीपल कॉल मी मोइज, सो आई रिप्लेस्ड मोहम्मद विद मेहरब. एंड द रीजन फॉर दैट इज कि एज अ ट्रांसजेंडर वुमन, एंड यस आई डू लाइक टू बी आइडेंटिफाइड मोस्टली विद माय फेमिनिन साइड, बिकॉज आई एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज फेमिनिन? किसी ने बैठ के फैसला किया ना कि ये फेमिनिन है, ये फेमिनिन है, ये फेमिनिन है, ये फेमिनिन है, राइट? अगर इसको फेमिनिन ना कहा गया होता और इसको कुछ और नाम दिया गया होता तो मैं आज कह रही होती कि जी मेरी वो वाली साइड. तो किसी चीज को मैस्कुलिन डिक्लेयर करना या फेमिनिन डिक्लेयर करना तो बजाते खुद एक पॉलिटिकल और एक सोशल रियलिटी होती है, और उसी पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी को नेविगेट करने के लिए बहुत से लोगों को, क्योंकि उनकी आसानी की खातिर, समाज की आसानी की खातिर, बहुत सी ट्रांस वुमेन एक फर्स्ट फेमिनिन नेम अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि ये कहना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है कि हाशिम आई थी, राइट? वो बोल जाएंगे जी हाशिम आया था, लेकिन अगर उसका नाम हाशिमा हो तो बोलेंगे जी हाशिमा आई थी. तो बहुत से लोगों की उस ईज की खातिर अपना पहला फर्स्ट नाम चेंज कर लेते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स उस पहली वो लोगों के लिए ईज क्रिएट करना हो, वो सोशली एक ईज क्रिएट करना, वो जो भी फिनोमेना हो, उसके अंदर हमारी अपनी भी चॉइस कहीं ना कहीं होती है. देन वी आर लाइक अच्छा ओके, अगर एक फेमिनिन नाम रखना है लोगों की आसानी की खातिर तो व्हाट शुड दैट नेम बी? एंड आई ऑलवेज वांटेड आइदर कि आई वुड हैव मेहरुन्निसा
और मेहरूबा, but these were very long names, so I shortened them, और मैंने मेहराब से निकाल के मैंने उसको short form करके मैंने खुद एक word निकाला, and that is मेहरब, and that is what my first name is. So the brief answer of your question is कि आपने अपना नाम change क्यों किया, is because I want to, and the long answer is for the ease of people around me, because then it is easier for them to address me with the correct pronouns हर के हवाले से, और एक जनरली भी एक आसानी लोगों के लिए भी क्रिएट हो जाती है. That brings me to a question कि जैसे शहरियार ने बात की कि event like initially आपने अपना नाम मतलब you were okay with people referring to you, or that you welcomed people referring to you as Dr. Moiz. Lekin with time you changed your name, और ये generally एक phenomena भी है कि gender is very fluid, or your section or your orientation or how you see yourself is very subjective. और इसमें पोस्ट मॉडर्निटी का भी थोड़ा असर रहा है कि थिंग्स हैव बिकम वेरी सब्जेक्टिव, कि हर कोई अपना इंडिविजुअल लेंस से चीज़ों को देखे. वहीं पे बात आती है कि देयर इज अ वेरी कॉमन नोशन इन आवर सोसाइटी के जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं या जो इसको नॉर्मलाइज उनके कहने, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, पीपल से दिस कि ट्रांस पर्सन्स को या उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस है या हाउ दे कम अप इन पब्लिक हैज बीन नॉर्मलाइज्ड, और ये लोग जो हैं लाइक देयर इज अ कॉमन स्टीरियोटाइप कि दे आर नॉट रियली लाइक दैट, लेकिन देयर आर पीपल हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, या ये कि इट्स अ वेस्टर्न आइडिया जो हमारे ईस्टर्न लोगों ने अडॉप्ट किया है. देयर इज अ नोशन लाइक दैट, राइट? And how do you see that? Okay, do you think it's a Western idea जो Eastern societies ने adopt किया है, or do you think that it is something that has already been a part of our culture? I think that's a very ignorant opinion जिन लोगों का ये होता है, क्योंकि जब पाकिस्तान बारज़ वजूद में नहीं आया था तब भी ख्वाजा सरा मौजूद थे. अनारकली पे जो ताज हुसैन साहब का मेरे ख्याल से प्ले है, मुझे भूल गया किसका, उसके अंदर बाकायदा ख्वाजा सराओं का किरदार मौजूद है. खिलजी जो बादशाह थे, उनका जो राइट हैंड पर्सन था, दैट वाज अ ख्वाजा सरा. इस बात का सबको इल्म है, सबको इस वाली बात का पता है. क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1857 के बाद लगाया गया था, कॉलोनाइजेशन के बाद, जिसके अंदर ख्वाजा सराओं को एक क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया था गोरे ने. उसके बाद क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 2 भी उन्होंने लगाया था, जिसके अंदर उन्होंने दोबारा उनको क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया था और कहा था कि इनको अरेस्ट करके 10 इयर्स की पनिशमेंट भी दी जाएगी. तो हाउ कैन इट बी अ वेस्टर्न आइडिया व्हेन वी हैव एक्चुअली बीन अटैक्ड बाय द वेस्ट? और ख्वाजा सरा तो उर्दू का लफ्ज है, बाहर बरतानिया के अंदर तो उर्दू नहीं बोली जाती, ना अमेरिका के अंदर बोली जाती है, तो कौन से वेस्ट के अंदर आपको ख्वाजा सरा मिलते हैं? वहां पे तो आज भी ट्रांसजेंडर्स के पास कंप्लीट राइट्स अवेलेबल नहीं है. इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर लीगली ख्वाजा सराओं की और ट्रांसजेंडर पर्सन्स की ज्यादा प्रोटेक्शन है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूएस and a lot of the places in Europe. So what Western idea? West is extremely transphobic. कौन सी वेस्ट की कंट्री है जो कि बहुत ट्रांस फ्रेंडली है? कहाँ पे आपको नजर आता है कि मिलिट्रीज जो है वो उनके नेशनल डे के ऊपर ट्रांसजेंडर सिटीजन्स को अवार्ड्स दे रही हैं? जैसे हमारे यहाँ इस साल आयशा मुगल को मिला है और डॉक्टर सारा गिल को मिला है. तो मेरे ख्याल से ये नोशंस ही हैं, और ये नोशंस इग्नोरेंस की वजह से आते हैं, और ये जमात इस्लामी टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस किस्म के नोशंस को आगे प्रमोट करती हैं. इस तरह नोशंस एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं करते. आप किसी गांव में चले जाएं, आप किसी मकामी इलाके में चले जाएं, वहां पे लोगों को पता भी होता है ख्वाजा सरा कौन है, वहां पे लोगों को पता भी होता है ये ख्वाजा सरा कहाँ पे रहते हैं, वहां पे जमाने से उनकी मौजूदगी है. हमारे यहाँ जो सूफी श्राइन्स हैं जो कि प्री डेट करती हैं कॉलोनाइजेशन को भी, वहां पे ख्वाजा सराओं की एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है. सो दिस आइडिया कि जी ये वेस्ट से आइडिया इंपोर्ट होकर आया, अगर वेस्ट से आइडिया इंपोर्ट होकर आया होता फिर तो हमारे मुल्क में जो आज बुरे हालात हैं ख्वाजा सराओं के, वो उससे भी ज्यादा बुरे होते हैं. इनफैक्ट वेस्ट से ट्रांसफोबिया इंपोर्ट होकर आया है, वेस्ट से जेंडर बाइनरी इंपोर्ट होकर आई है, वेस्ट से ये तमाम चीजें इंपोर्ट होकर आई हैं, वेस्ट से ख्वाजा सराइयत इंपोर्ट होकर नहीं आई. इनफैक्ट ख्वाजा सराइयत ने तो वेस्टर्निज्म को हमेशा अपोज किया है. क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1 और 2 लगाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि ख्वाजा सरा उस जमाने में गद्दर को सपोर्ट कर रहे थे. वो लोग जो कि गोरे के खिलाफ हथियार उठाते थे और उनको छुपने की जगह चाहिए होती थी, हम लोग अक्सर औकात उनको अपने डेरों पर छुपाती थी. हमारे यहाँ उनको रखा जाता था क्योंकि हम लोगों ने गोरे की सल्तनत और गोरे की हुकूमत कबूल नहीं की थी, क्योंकि वी आर प्राउड सिटीजन्स. तो अब सिटीजन्स हुए हैं, बट वी आर प्राउड डिसेंडेंट्स ऑफ द सॉइल. सो आई थिंक काफी एक वेस्टर्न नोशन है ये जो आप बता रही हैं. ट्रांसफोबिया का एक वेस्टर्न नोशन है बहुत ज्यादा. ख्वाजा सराइयत एक वेस्टर्न नोशन हमारे पास किसी भी तरीके से नहीं है. और जो लोग कहते हैं कि जी ये कोई और लोग हैं, ये हकीकत में ऐसे नहीं है, ये ऐसे बने हुए हैं, वो लोग वो होते हैं जिनका ये ख्याल होता है कि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर एक चीज है. इंटरसेक्स का मतलब ये है कि आपकी जेनेटिक्स, आपके एक्सटर्नल जेनेटेलिया, आपके इंटरनल जेनेटेलिया, इन तीनों में से कुछ भी ना एम में फिट होता है ना एम एफ में फिट होता है.
दैट इज इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांसजेंडर हैं। हो सकता है कि जब आप पैदा हो आपके दस्तावेजात में एम लिखा जाए, हालांकि आपके अंदर बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और जब आप बलूगत को हिट करें और आप जवानी को हिट करें तो आप अपने आप को एम ही समझें। आपके दस्तावेजात पे जो आपका जेंडर लिखा गया था पैदाइश के वक्त पे और बलूगत के बाद और जवानी के बाद जो आपका अगर जिनसी शनाख्त वो ही है तो आप ट्रांसजेंडर नहीं है, आप सिस जेंडर है। और अगर पैदाइश के वक्त पे आपके दस्तावेजात पे जो आपका जिन्स लिखा गया था और बलूगत और जवानी के बाद वो मैच नहीं कर रहा तो आप ट्रांसजेंडर है। इसका इंटरसेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरसेक्स एंड ट्रांसजेंडर आर टू वेरी सेपरेट थिंग्स, एब्सोल्युटली सेपरेट थिंग्स। ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के प्रॉब्लम्स भी बिल्कुल फर्क है। और दूसरी बात मैं ये करूंगी कि जब लोग हमारे बारे में ये सवाल कर रहे होते हैं कि ये लोग हकीकत में ख्वाजा सरा नहीं है, तो मैं बड़ा सिंपल उनसे सवाल पूछती हूँ वाला कि जब हम लोगों का कत्लेआम हो रहा होता है, जब हम लोगों के गैंग रेप्स हो रहे होते हैं, जब हमारे ऊपर एसिड अटैक्स हो रहे होते हैं, जब हमारी ट्रांसजेंडर यूथ को घरों में पॉइजन करके मारा जा रहा होता है, तो क्या उससे पहले भी उनका आप लोग डीएनए टेस्ट लेके लेबोरेटरी भिजवाते हैं? और लेबोरेटरी से अगर रिजल्ट वापस आए तो आप उसके बाद तशद्दुद करते हैं? ये वाला सवाल और ये वाला मुद्दा हमेशा तभी क्यों उठाया जाता है जब हम हकूक की बात कर रहे हैं? That brings me to my question. ख्वाजा सरा टर्म आपने इस्तेमाल की. I heard you speak about this term in 2 different podcasts. एक पॉडकास्ट में you told the story कि जो ख्वाजा सरा की जो टर्म है that came from a person named ख्वाजा साहब who used to dress as a woman. और उसके बाद वो किसी बादशाह के दरबार में गए थे. They said कि तुम क्यों औरतों की तरह ड्रेस करते हो? And they said कि you have a penis. तो he cut his penis off और उसने कहा कि देखो अब तो मैं औरत बन गया. एंड अनदर स्टोरी यू टोल्ड वाज के ख्वाजा सिरा वो कहलाते थे जो सिराए जो मेहमान आया करते हैं उनकी खिदमत करने के लिए जो लोग हुआ करते थे. दीज आर द 2 स्टोरीज आई टोल्ड फ्रॉम यू, आई हर्ड फ्रॉम यू. तो कि क्या दोनों ही मिथोलॉजिकल है या इनमें से कोई एक है जो मुस्तनद रियलिटी है और बाकी द सेकंड वन इज अ मिथ? तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस टर्म? So who says mythology isn't real? Mythology is as real as people want it to be. There are millions and millions of people who believe in stuff that we call mythology. So is it mythology or is it reality then? Right? तो mythology तो हमेशा real होती है क्योंकि mythology लोगों के expressions को, लोगों की हकीकतों को, लोगों के जज्बात की अक्कासी करती है. Things that are so true for them and so real for them that they explain it using stories that are almost supernatural. Almost supernatural. So mythology तो हमेशा एक हर माशरे का हिस्सा रही है. और हमारी जो ख्वाजा सरा तारीख है वो रिटन नहीं है. हमारी जो ख्वाजा सरा तारीख है वो ओरल ट्रेडिशन के जरिए ट्रांसफर होती है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा तारीखी काम भी हुआ है और इससे पता चला है कि जो ओरल ट्रेडिशंस होते हैं दे आर मच मोर प्रिजर्व्ड एक्यूरेटली देन रिटन ट्रेडिशंस, बिकॉज रिटन ट्रेडिशंस जो लिखे जाते थे वो लोग लिखते थे जो लिखने वाले होते थे और लिखने वाले लोग यूजुअली अशरफिया होते थे, तो वो तारीख का अपना एक बयानिया लिखते थे. तो ये दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं क्योंकि उर्दू दानों ने ख्वाजा सरा लफ्ज का रूट ऑरिजिन लिखत के अंदर ये बताया है कि जब लोग सफर करते थे तो सफर के अंदर जो सराय हमारे पास होते थे वहां पे कुछ ख्वाजा होते थे, तो यहाँ से लफ्ज निकला है. बहुत से लोग ये कहते हैं. लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे अपने ख्वाजा सरा ओरल ट्रेडिशन के अंदर मैंने तो सिर्फ एक वाकया सुनाया है, इस तरह के मल्टीपल और वाकयात मौजूद हैं. और मैंने जो ख्वाजा वाला वाकया सुनाया था वो आपको ज्यादा सुनने को मिलता है बॉर्डर के उस पार, यानी कि जो इंडियन साइड पे जो हमारे पास ख्वाजा सराज वगैरह रहते हैं, खसूसी तौर पे अजमेर शरीफ के आसपास जिनका ज्यादा ताल्लुक है, वो उस तरह के वाकयात ज्यादा सुनाते हैं. तो हमारे यहाँ भी इस तरह के कई वाकयात मौजूद हैं. लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी मूरत से पूछें कि ख्वाजा सरा का लफ्ज कहाँ से आया है, तो मेजॉरिटी को उनमें से या तो पता नहीं होगा या वो उसको बुल्ले शाह के साथ निस्बत देंगे या लाल कलंदर शहबाज के साथ उसको निस्बत देंगे. तो हमें इससे नजर आता है कि ओवर आर्चिंग कॉन्सेप्ट्स बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर वही होती हैं, लेकिन उनकी जो लोकल या रीजनल रियलिटी होती है वो वहाँ की सूफी श्राइन या वहाँ के लोगों के जो कस्टम्स है वो इन्फॉर्म कर रही होती है. लेकिन अगर आप 4-5 मुख्तलिफ रियलिटीज को रखें और आप उनमें जूम आउट करके देखें तो आपको नजर आता है कि जी लार्जली कंटेंट का जो पैटर्न है वो बड़ा सिमिलर है. कि किसी का जिक्र हो रहा है कि उनका वो खुदा के इश्क में थे और वो खुदा के इश्क के अंदर उन्होंने अपनी रूह की हकीकत को तस्लीम किया हुआ था और उनकी हकीकत को ठुकराया गया और उनको मलामत किया गया और उनको जलील किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट उनको दुनियादारों के सामने बेपर्दा किया गया. दुनियादारों के सामने उनकी शलवार उतारी गई. उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर या उन्होंने अपनी जान ले ली या उन्होंने अपनी आंखें काट दी या उन्होंने अपने आप को खंजर घोंप दिया या उन्होंने अपने आज़ा काट दिए या फिर खुदा के आसमान से नूर बरसा और वो एक औरत के रूप के अंदर पेश होकर सामने आई. मल्टीपल आपको इस तरह की मिलती हैं. मैंने सिर्फ एक सुनाई थी
जो कि सबसे ज्यादा कॉमन हम लोगों को नजर आती है, वो रिटन ट्रेडिशंस के अंदर भी आपको नजर आती है। लेकिन ये वाकया क्या था और हकीकत के अंदर क्या हुआ था, ये तो मेरे ख्याल से वाकये वालों को पता होगा और खुदा को पता होगा। हम तो सिर्फ करंट डे के अंदर बैठ के इन चीजों के मतलब समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनका ओरिजिन क्या है एंड व्हाई डू सच स्टोरीज एग्जिस्ट। Roma sir, you wanted to ask something? Yes. Another thing जो हमने जनरली देखा है कि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं या जो हमारे जो प्रोमिनेंट रिलीजियस पर्सनल्स हैं जो रिलीजन को प्रमोट करते हैं और मजहब की बात करते हैं, तो उनको हमने मेन स्ट्रीम जो उनके जो मीडियम्स होते हैं कम्युनिकेट करने के लार्जर ऑडियंस के साथ, तो वो आई हैव नोटिस्ड के थोड़े ट्रांसफोबिक होते हैं, they're more anti-trans persons, or instead of normalizing ये or telling people के we are all equal citizens, वो उनके ज्यादा अगेंस्ट होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली केस हुआ था IBA के अंदर, एंड उसमें फिर इंस्टेड ऑफ वो जो कुछ स्टूडेंट्स ने गेट टुगेदर की थी जिसपे आई थिंक देयर वाज अ ह्यूज लाइक you know there were people who were condemning this act के universities institutions के अंदर ये नहीं होना चाहिए, and it's something coming from a western agenda के लोग LGBT को normalize कर रहे हैं। तो like how do you see this, that what sort of hurdles do the right wing people bring for people of your community? पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट 36 से 38 फतवे मौजूद हैं जो कि ख्वाजा सराओं के हकूक के अंदर, जो कि ख्वाजा सराओं के हकूक की बात करते हैं। तो mainstream religious leaders are not transphobic at all. In fact, they are much more trans friendly than a lot of our non-mainstream religious leaders. जमात इस्लामी को हम मेन स्ट्रीम नहीं कह सकते। जमात इस्लामी इज द ओनली वन जो कि ओपनली ट्रांसफोबिया को इस्तेमाल कर रही है एज अ पॉलिटिकल रेटरिक अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और जो IBA के स्टूडेंट्स थे वो कोई 3-4 स्टूडेंट्स थे जो कि दरख्त के साथ नाच रहे थे और उनको उनकी वीडियोस को वहां से लीक आउट किया गया, जिसके अंदर IBA की अपनी स्टूडेंट बॉडी शुमार है जिसका नाम इकरा सोसाइटी है, जिसके एक प्रीवियस मेंबर ने सबीर महमूद का मर्डर भी किया था, सेइंग कि ये मुल्क के अंदर फहाशी प्रमोट करी है। तो यहाँ पे मजहब का मसला नहीं है, यहाँ पे अशरफिया का मसला है, यहाँ पे बोर्जुआजी का मसला है, यहाँ पे अपर मिडिल क्लास मोरालिटी का मसला है, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग न्यू इस्लामो फाशिस्ट का मसला है, जिन्होंने बेसिकली इंटरनेट के ऊपर इंस्पायर हुए हैं। अमेरिका के अंदर अगर वो होते तो वो जिहादी तंजीमें ज्वाइन करते, बरतानिया के अंदर अगर वो होते तो वो आईसिस ज्वाइन करते। पाकिस्तान में क्योंकि वो मौजूद है और हमारे यहाँ तालिबान अब रहे नहीं और अब जाके लोग ना बम फाड़ सकते हैं ना औरतों को गोलियां मार सकते हैं, तो लोगों ने अपना नया टारगेट पकड़ा है ख्वाजा सरा कि इनको पकड़ो, इनके हकूक की ना कोई बात करता है, इनकी ना कोई तरफदारी करता है, इनके ऊपर आपने LGBT का रंग फेरना है तो वो फेर दो, वेस्ट का रंग फेरना है तो वो फेर दो, इनके ऊपर अपनी सियासत को चमकाओ, हु गिव्स अ शिट अबाउट देम। इनका तो मर्डर रेट 150 टाइम्स हायर देन एल साल्वाडोर है। गुड, ऑलरेडी इतने मर रहे हैं, हर साल 71-80 मरते हैं 10,000 में से जो टोटल है, तो 4-5 और मर गए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, एटलीस्ट हमारी तो सियासत चमकी जाएगी। So I do not think your religious leaders are against us. Religious leaders are in favor of us. Council of Islamic Ideology has ruled in our favor, which is why our law was passed. मल्टीपल मौलवीज ख्वाजा सराओं के निकाह के और शादी के भी फतवात दे चुके हैं जिनके ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, क्योंकि हमें पता था कि जमात इस्लामी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज और ये जो हमारे पास मॉडर्न डे इंग्लिश स्पीकिंग नियो इस्लामो फाशिस्ट्स हैं, ये इन फतवात को इस्तेमाल करेंगे हमें अटैक करने के लिए कि ओ माय गॉड देखें जी ये होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, सोडोमी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि हमेशा कामयाब होता है। ये वही आर्ग्यूमेंट है जो गोरे ने 1857 में इस्तेमाल किया था। आज वाले बोलते हैं कि जी दीज आर नॉट रियल ट्रांसजेंडर्स, दीज आर गे मैन। उस जमाने में ना ट्रांसजेंडर का लफ्ज था ना गे का लफ्ज था। उस जमाने में ट्रांसजेंडर की जगह वो बोलते थे यूनक और गे की जगह वो बोलते थे सोडोमाइट। गोरे का लिखे हुए अल्फाज मौजूद हैं कि दीज आर नॉट यूनिक्स, दीज आर हैबिचुअल सोडोमाइट्स। अब आपने यूनक को हटा के ट्रांसजेंडर लगा दिया और सोडोमाइट को हटा के आपने गे लगा दिया, तो जमात इस्लामी की रेटरिक में और गोरे की कॉलोनियल गोरे की रेटरिक में तो कोई फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क, कुछ फर्क ही नहीं है। लिटरली इट्स द सेम आर्ग्यूमेंट। 1857 की वोकैबुलरी को हटा के आप 2022 की वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस्लाम इज वेरी मच क्लियर ऑन ख्वाजा सरा राइट्स। रोज़ा रसूल की सफाई और खाना काबा की सफाई सिर्फ ख्वाजा सरा करते हैं, जिनको आगा कहा जाता है, हु आर ऑफ एन अफ्रीकन ओरिजिन। उनकी पूरी हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। बरसगीर पाक व हिंद के अंदर हमारे पास इस्लामिक रिचुअल्स के अंदर, सूफी रिचुअल्स के अंदर और इसके अलावा जो एक हमारा ओरेटरी कल्चर है जहां पे इस्लाम स्प्रेड्स थ्रू द मैसेज ऑफ पीस एंड थ्रू कवालियां एंड थ्रू स्ट्रीट थिएटर एंड थ्रू परफॉर्मेंसेस एंड दरवेशी एंड फकीरी, उसके अंदर ख्वाजा सराओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। एंड वंस अगेन आवर बिल वाज पास्ड इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान
through a unanimous approval of the Senate and the National Assembly, and it was approved by the Council of Islamic Ideology. So I think it's just the Jamaat Islami and these bourgeoisie neo-Islamofascists जिनको ये मसला है, और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जेंडर एंजाइटीज हैं, ये सिर्फ उनकी अपनी मॉरल एंजाइटीज हैं. इस तरह के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास के ऊपर थ्योरीज मौजूद हैं, वो अपनी इकोनॉमिक एंजाइटीज को एडमिट करना नहीं चाहते बिकॉज दे आर कन्विंस्ड दैट दे आर टेम्पोररीली एम्बैरेस्ड बिलियनियर्स, और ना ही वो एलीट को ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि दे आर मोरली डिप्राइव्ड. सो गरीब से ये लोग बेहतर हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल मसाइल नहीं है, और अमीर से ये लोग बेहतर हैं क्योंकि इनके मॉरल और इखलाकी मसाइल नहीं है. तो इनके पास पॉलिटिक्स जो फिर करने की रह जाती है वो सिर्फ मोरालिटी की पॉलिटिक्स रहती है कि लड़कियों की शलवारें लंबी कर दो, या लड़कों लड़कियों के ऊपर यूनिफॉर्म लगा दो, या लड़का लड़की का यूनिवर्सिटी के अंदर बात करने पर मनाफी लगा दो. ये इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या हाय खुसरे आगे उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी फैला दी, इनको बंद करो, इनको बंद करो. इसके अलावा तो उनके पास और कोई एजेंडा पॉइंट्स नहीं होते. दे फेल्ड, नोबडी इवन वोट्स फॉर देम. दे हैव ओनली वन सेनेटर हु वाज सिलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स, Senator Mushtaq Ahmed, and in his tenure he has only filed one bill in the parliament, and that was a bill stating कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक मेल डॉक्टर और एक फीमेल डॉक्टर का डुओ बिठाया जाए जो कि ख्वाजा सराओं की शलवारें उतार के उनको चेक करे और बताए कि इनका एक्स का शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए कि नहीं. टू व्हिच वी सेड वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट. लेकिन फिर आपकी भी शलवार उतरेगी, आपकी माँ की भी शलवार उतरेगी, आपकी बेटी की भी शलवार उतरेगी. अगर उतारनी है तो सबकी उतारो. शनाख्ती कार्ड पर सबकी शलवारें उतार के बताओ, सिर्फ हमारा ही क्यों? इक्वालिटी लानी है तो सबके लिए लेकर आओ. वी आर ऑल इक्वल सिटीजंस. सो दिस इज जस्ट like I said, this is just political point scoring. This is treating Khwaja Saraz like a punching bag. Neither is there any theoretical metal to their arguments, nor is there any religious backing to their arguments. They are not supported. Jamaat Islami is a political party. It is not a religious body. It cannot give a fatwa. It cannot give a judgment. It is not an Islamic adjudicator. It is a political party that says or claims that it is promoting Islamic governance. Whereas उसके सारे के सारे arguments are a छापा of Republican of conservatives. मैं हमेशा कहती हूँ, उस बात में मैं क्लोज करूंगी अपने सारे सवाल का जवाब, जमात इस्लामी is basically Republican party with Urdu subtitles. I have one more question कि like what I understand from your जो आपने बात कही कि हमारा जो lower class है या जो humble background से लोग belong करते हैं, they are more welcoming, और जो बिल्कुल elite हैं तो उनका इतना they're not as concerned, या उनकी इतनी involvement morality debate में नहीं है. So majority जो है वो middle class का crisis है, ये जो morals को बीच में लाते हैं. Is that what you were saying, right? No, I would say that I would further qualify it and say that no, हर क्लास लाती है, लेकिन प्रायोरिटाइज उसको मिडिल क्लास फाशिस्ट करते हैं. So they are the ones who say कि no, ये हमारी प्रायोरिटी है. This is what we need to sort out. Moral panic create करना और कहना कि इस morality को solve करना, sort out करना is our first priority. That is usually what we call the middle class bourgeoisie. Important announcement ने महरब ने की कि जो रिलीजन और ट्रांस लोगों का जो कोएग्जिस्टेंस है, कितनी एक्सेप्टेंस है रिलीजन में, तो वो भी सवाल किया गया था हमसे. मैंने एक पोस्ट छोड़ी थी आपके लिए कि लोगों ने सवाल किया. तो शिफा आगा का सवाल था कि इफ रिलीजन और ट्रांसजेंडर साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं नहीं. उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट हेयर प्रोडक्ट्स डू यू यूज, कौन सा शैम्पू और ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं. थैंक यू सो मच. मैंने आज ही अपने बाल शैम्पू किए हैं. अच्छा, आई शुड टेक हिज नेम. हुजैफ ने ये सवाल पूछा था. I was using Body Shop का ginger shampoo and ginger conditioner, but I have today shifted to Co Natural का shampoo and conditioner, and they are pretty good. मुझे तो I'm very happy with it. Also, I think it's your Punjabi genetics that affect your hair growth and all of that. My Hazarewal genetics. अच्छा, sorry. अच्छा, आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को. सवाल ये है कि लास्ट टाइम व्हेन वी मेट महरब, तो एक आपने बात की थी कि जो टर्मिनोलॉजी है जेंडर से रिलेटेड, LGBTQ+ जो भी है, यू सेड कि 10 से 15 साल के अंदर ये टर्मिनोलॉजी गायब हो जाएगी और कोई भी मतलब ये LGBTQ के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा. जेंडर विल बी अ वेरी फ्लूइड थिंग कि आज मैं मर्द हूँ, आज मुझे औरत जैसा फील हो रहा है, आज मैं बाइसेक्सुअल जैसा हूँ. तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग टेक था, मैंने इससे पहले कहीं सुना नहीं था. उसको थोड़ा सा डिटेल में आप एक्सप्लेन कीजिएगा. आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लगी.
इस तरीके से आपने दी ना कि कभी कोई बंदा बोलेगा कि जी आज मेरा मर्द बनने का दिल चाह रहा है, आज मेरा औरत बनने का दिल चाह रहा है, आज मेरा ये बनने का दिल चाह रहा है। एंड आई लाइक इट बिकॉज इट्स वेरी फनी, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल कि वो जब सिस जेंडर हेटेरोसेक्सुअल पीपल जब क्वेयरनेस को एक्सप्लेन करते हैं, वो समझते हैं, तो उनको लगता है कि इट्स लाइक दैट, इट्स अ मूड और समथिंग अलोंग दोज लाइंस। मेरा मतलब ये था उस बात से कि LGBTQIA की टर्म्स भी रहेंगी। तो देखिए कैटेगरीज जब एग्जिस्ट करती है ना किसी भी माशरे के अंदर, तो वो इसलिए एग्जिस्ट करती है कि या तो वो कैटेगरी जबरदस्ती क्रिएट की गई है कुछ लोगों को एलियनेट करने के लिए और कुछ लोगों को बाहर निकालने के लिए, या कुछ जो लोग हैं, अब उसके ऊपर माशरे के अंदर काफी जमाने तक लड़ाई रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये वाले लोग गैर हकीकी हैं, ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, देयर इज नो सच थिंग एज दिस, ये जितने भी लोग हैं ये बकवास कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं मगर ये वो वाले लोग नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, वही वाले लोग हैं और हम इनसे डिसएग्री करते हैं, हम इनको हकूक नहीं देना चाहते। और चौथा उनमें ये होता है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं जी हम इनके साथ बैठना चाहते हैं, हम इनको भी हकूक देना चाहते हैं। तो ये चार डिफरेंट मेरे ख्याल से पैराडाइम्स होते हैं, एक स्पेक्ट्रम होता है एक्सक्लूजन से हमारे पास इंक्लूजन का। तो द नीड to call yourself lesbian or the need to call yourself gay exists because मुआशरे ने मर्द की और औरत की कैटेगरी को बहुत स्ट्रांगली बनाया हुआ है, राइट। अब पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल बरसगीर पाको हिंद के अंदर मैं पूरा बोलूंगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराओं से मोहब्बत करना या ट्रांसजेंडर वुमेन से की तरफ अट्रैक्ट होना इज कंसिडर्ड अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ हेटेरोसेक्सुअलिटी, अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ मेल हेटेरोसेक्सुअलिटी। खसूसी तौर पे देहात के अंदर और टाउन्स के अंदर और इवन सिटीज के अंदर भी। अमेरिका के अंदर अलबत्ता इट इज कंसिडर्ड लाइक ओ माय गॉड कि हाउ कैन यू बी हेटेरोसेक्सुअल और हाउ कैन यू बी स्ट्रेट एंड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ ट्रांसजेंडर वुमन। तो हमें नजर आ रहा है कि मर्दानगी किस किस की तरफ रागिब हो सकती है, और वो अगर वो उसकी जो रगबत है किसी की तरफ, जो जिनसी रगबत है, जिनसी शौक है, उसकी बुनियाद पे हम उसको टाइटल क्या दे रहे हैं, उसके ऊपर तो जंग अभी से स्टार्ट हुई भी है एक तरीके से। आप कुछ किलोमीटर क्रॉस करके जाते हैं, कुछ हजार किलोमीटर एक और मुल्क के अंदर जाते हैं, तो वहां पे वो उसको स्ट्रेट नहीं बोलेंगे, वो उसको बाय बोलेंगे। हम उसको ना स्ट्रेट बोलेंगे ना बाय बोलेंगे, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज नेचुरली अंडरस्टूड कि मोस्ट मेल पीपल यानी कि जो कि जिनका मर्दाना रवैया होता है वो जन या जनाना रवैयों की तरफ ज्यादा वो रागिब होते हैं। सो ये वाली बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है एक तरीके से। तो द नीड टू कॉल योरसेल्फ एल और जी कि आप बहुत ताकि नीटली कैटेगराइज हो सकें और आप बैठ सकें किसी एक जिनसी रवैये या जिनसी रगबत की कैटेगरी के अंदर, मुझे लग रहा है कि वो चीज अब इवॉल्व होती जा रही है, वो चीज चेंज होती जा रही है। बिकॉज बहुत से लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि मोहब्बत मोहब्बत होती है, इश्क इश्क होता है, और क्या हम कोई लेबल पकड़ के बैठ जाए, फिर वो उसका कैंप बन जाए पूरा और खेमा बन जाए पूरा, बन जाता है, और फिर उसके अपने हकूक हैं और उसके अपने मसाइल हैं। इट्स लाइक पहले 2 बॉक्सेस थे, अब 2 के बजाय 4 बॉक्स हो गए हैं। तो ठीक है, गुड है, 4 बॉक्स होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन असूली तौर पर तो ज्यादा बॉक्सेस होने की जरूरत ही नहीं है, राइट। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन स्पिरिट शुड बी अलाउड टू फ्लो क्रिएटिवली। सो वो ज्यादा मेरा मानना ये है। लेकिन मुझे वाली बात जरूर लग रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, और ये बात बहुत अच्छी है कि बहुत सी चीजें जिनको हम जनाना कहते थे या मर्दाना कहते थे, अब हम उनको दोनों नहीं कहते, हम उनको सिर्फ चीजें या आदात कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स को मर्दाना कंसिडर किया जाता था, अब भी किया जाता है, लेकिन अब हम आ रहे हैं कि नहीं जी स्पोर्ट्स इज जस्ट एन इंसानी थे। हर किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, ज्यादातर लोगों को, कुछ को पसंद है कुछ को नहीं पसंद, इसलिए कि मर्दाना जनाना की हमारे पास बात नहीं है। सो ये जो फजूल की हम लोगों ने मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई थी और चीजों के ऊपर थोपी हुई थी, वो थोपना काम हो रहा है काफी ज्यादा। दैट्स व्हाट आई फील। That brings me to a little query. Just like a lot of times you classify your discussions into the middle class, the elites, and the working class. So, what do you think coming out? क्या आप बताएं अपनी sexuality या how do you identify yourself? वो किस class में या किस मुआशरे में आपको लगता है ज़्यादा accessible है? Like the working class is more accepting of people who identify themselves as trans persons, or is it the urban modern class जो अपने आप को they think they're more modernized and urban, तो वो ज़्यादा accepting है? Like I'm sure you would have had your fair challenges while you were coming out as a trans person. So what is your analysis over that? मुझे ये लगता है कि हर क्लास के अंदर अपने यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इंसान पैसे कमा के घर ला सके, और नेचुरली हम लोगों को पता है कि मर्दों के पास लोअर इनकम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, उन्होंने मैकेनिक लग जाना है,
क्लर्क लग जाना है, पीएन लग जाना है, ये तमाम चीजें हो जानी है। अगर औरत है तो वो किसी के घर पे काम कर लेगी, वो कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लेगी, एक्सेट्रा। यू नो, दीज आर द ओनली जॉब्स दैट हैव बीन मेड एक्सेसिबल, एंड नन ऑफ दीज आर एक्सेसिबल और एप्लीकेबल टू ट्रांसजेंडर वुमेन। वो करती हैं ये सारे काम, बट दे डू इट व्हाइल मास्किंग देमसेल्व्स एज मेन। सो अगर Yes. कोई औरत, ट्रांसजेंडर औरत अपने घर के अंदर कम आउट करती भी है, तो उस पर प्रेशर होता है कि तुमने पैसे कमा के लेकर लाने हैं। बेटे का जो तुम्हारा रोल है, जो हमने इतनी मंतों के बाद तुम्हें पैदा किया कि तुमने घर में इतने पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं, तो वो तुमने ला के देने हैं। तो वो मर्द बन के कमा के लाए या वो ख्वाजा सरा बन के कमा के लाए, वो लाई जरूर जाते हैं। जब वो आ जाए तो फिर उसके बाद का तस्करा है। अब उसके बाद उसकी ख्वाजा सराइयत को कबूल किया जाता है कि नहीं, और वो यूजुअली नहीं किया जाता, सिंपली बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर दैट फैमिली। और जो हमारे पास वो लोग, उनके लिए सोशल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दे डोंट वांट कि उनको लोग एलियनेट कर दें और ऑस्ट्रासाइज कर दें। यही वाला मसला मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का भी है। तो उनके लिए लोगों के ओपिनियंस और मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उनकी तो इकोनॉमिक एंजाइटीज हैं, मगर वो फोर फ्रंट पे कभी भी नहीं होती। उनका ज्यादा बड़ा मसला ये कि हमारी बेटी के बारे में कुछ बुरा भला कहा गया, अगर हमारे बेटे के बारे में कुछ बुरा भला कहा गया, तो उसके आगे मुस्तकबिल में शादी नहीं होगी या हमारे साथ कोई अच्छे रिश्ते नहीं करेगा। तो वो ज्यादा लॉन्जेविटी के तौर पर सोच रही है। सो एक जो क्लास है हमारे पास, उसका इमीडिएट जो इंटरेस्ट है दैट इज इमीडिएट इनकम। दूसरी जो क्लास है उसका है जी सोशल लॉन्जेविटी। अब सोशल लॉन्जेविटी के अंदर ख्वाजा सराओं के लिए तो कोई रोल है ही नहीं मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर, क्योंकि बेटे के लिए हमने बहू भी आके लानी है, और बेटी को हमने शादी करा के कनेडा भेजना है, इंग्लैंड भेजना है या अमेरिका भेजना है। अब इसमें ख्वाजा सरा कौन आएगा, किससे शादी, कौन शादी करेगा? हु इज गोइंग टू मैरी देम? वेयर आर दे गोइंग टू गो? व्हाट आर वी गोइंग टू टेल आवर पीपल? तो पाकिस्तान के अंदर जो पहली कमिंग आउट होती है वो एज अ ट्रांस पर्सन नहीं होती, वो वही कमिंग आउट है जो बहुत से हेटेरोसेक्सुअल और सिसजेंडर लोगों की भी होती है कि अम्मी अबू मैंने शादी नहीं करनी। दैट इज द फर्स्ट कमिंग आउट जो कि हर पाकिस्तानी की होती है, ख्वाह वो स्ट्रेट हो, ख्वाह वो एलजीबी हो, या ख्वाह वो ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा हो। यानी कि आप, यही जो एक सबसे बड़ी चीज है ना, यही एक बहुत बड़ा मसला होता है हमारी फैमिलीज के लिए। अब हमारे ऊपर ऑफ कोर्स वो बात फिर स्पेक्ट्रम यहां से यहां चला जाता है, यहां कि क्यों नहीं करनी, अच्छा ये मसला है तुम्हारा, ओ माय गॉड तो ये तो मसला है ही नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई थिंक हर क्लास के अंदर अपने यूनिक, उस क्लास के अपने कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए मसाइल मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक क्लास दूसरी क्लास से इस मामले के अंदर बेहतर है। अच्छा, Also, you talk a lot, like you keep referring to morality. So, can you please, like, for once, define morality for me? Okay, do you think it's a man-made construct, or do you think it's something very real जो exist करती रही है, या वो socially construct हुई है norms के through? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अक्सर औकात ये वाली बात होती है कि जो कंटेंट है ये इमोरल है, या जो कंटेंट है ये ऑब्सीन है, ये फहाश है। तो इसका एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया। उसने जजमेंट दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फहाशी की कोई तारीफ, कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट से ये सवाल है, वो अवाम की रिप्रेजेंटेटिव है, कि आप एक वर्किंग डेफिनेशन दें ऑब्सिनिटी की या वल्गैरिटी की, एंड थ्रू दैट इमोरालिटी एंड मोरालिटी। और जब वो डेफिनेशन आ जाएगी तो फिर कैमरा ने जिस भी कंटेंट को उसके मुताबिक बैन करना है वो कर दें। उस डेफिनेशन के ऊपर ना कोई एग्री कर सका, ना कोई कमेटी बिठाई जा सकी। तो ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। Morality is always a subjective phenomena, and it is an objective reality for every human being. All human beings are moral human beings. हम सबका अपना एक पर्सनल एक्सेस ऑफ मोरालिटी होता है। आपका एक पर्सनल एक्सेस ऑफ मोरालिटी है। अगर कोई आपको बोले इस वक्त आके कि आप मेरे लिए इमोरल हैं क्योंकि आपने सर नहीं छुपाया हुआ, या आपने अपना मुंह नहीं ढका हुआ, या आप रात के 1:45 AM पे एक मर्द के साथ ऑनलाइन बैठ के और एक ख्वाजा सरा के साथ बैठ के बातें कर रही हैं, तो वह फहाशी हो गई। तो उस बंदे के नजदीक ये उसका कॉन्स्ट्रक्ट बिल्कुल दुरुस्त है, वो बंदा हो या वो बंदी हो, लेकिन दिस कॉन्स्ट्रक्ट शुड बी एप्लीकेबल टू देमसेल्व्स, नॉट टू यू, बिकॉज यू आर नॉट मॉरली रिस्पॉन्सिबल टू देम फॉर देयर मॉरल प्रिंसिपल्स। हम सबका एक पर्सनल एक्सेस ऑफ मोरालिटी होता है, और हम सबका हक होना चाहिए कि हम अपने उस पर्सनल एक्सेस ऑफ मोरालिटी को फॉलो करें। और जो स्टेट होती है वो एक ओवर आर्चिंग, एक न्यूट्रल सा, एक बहुत बेयर बोन्स किस्म का एक लो बेंचमार्क सेट करता है हमारे पास ह्यूमन राइट्स का और सिटीजन्स की राइट्स का, कि आपकी मोरालिटी हर्ट हो रही हो के ना हर्ट हो रही हो, क्योंकि आप एक रियासत के शहरी हैं, तो हर शहरी के पास ये हकूक मौजूद है जिनको आप पामाल नहीं कर सकते। सो मेरा नहीं ख्याल कि मोरालिटी हम किसी के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं, और जब जब मोरालिटी को किसी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की गई है तो हमेशा मनफी असरात हुए हैं, मनफी नतीजे देखने को मिले हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि किसी इंसान को इमोरल कहना एक बहुत निहायत ही घटिया हरकत है, क्योंकि ना ही सिर्फ हम लोग उस इंसान को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये वाली बात उस इंसान को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो पर्सनल एक्सेस है मोरालिटी का, तुम्हारे जो पर्सनल प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नॉट इनफ फॉर मी।
माई प्रिंसिपल्स आर द वंस दैट आर बीइंग फॉलोड, तो आप ऑटोमेटिकली एक सुपीरियरिटी और एक इंफीरियरिटी क्रिएट कर रहे हैं। जबकि कुरान के अंदर ये वाली बात वाज़ेह हो चुकी है, और जितनी भी हमारे पास मुसलमान सकाफतें पहले रह चुकी हैं उनके अंदर ये वाली बात वाज़ेह हो चुकी है कि किसी इंसान को दूसरे इंसान के ऊपर फोकियत हासिल नहीं है, और अगर फोकियत हासिल है तो वो खुदा के दरबार में हासिल है। Human beings are not gods, so human beings should stop pretending to be gods. We are not here to judge other people on their morality, and if you are judging other people on their morality, absolutely fine. You should apply that judgment onto yourself. Yeah, I have looked at other people, I have looked at their behaviors, and they seemed immoral to me, and I have made this decision with myself that I am not going to indulge in that behavior or do that sort of thing. So I think it's a personal, objective reality. जी अब बिल्कुल ऐसे ही है कि यू हैव समड इट अप ब्यूटीफुली कि मोरालिटी तब तक ही काम की है जब आप अपने ऊपर अप्लाई करो। वो था ना कि आई रेड समवेयर कि इफ यू टेल मी दैट माय गॉड फॉरबिड्स मी टू डू दिस सो आई कैन नॉट डू दिस, तो इट्स ओके, बट इफ यू से दैट यू कैन नॉट डू दिस सो फक यू मैन। सीधी सी बात है। अच्छा, मैं आना चाह रहा था एक चीज पे कि एक बड़ी बेसिक सी इंस्टिंक्ट होती है सिर्फ इंसानों में नहीं, तमाम स्पीशीज के अंदर, कि वो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये क्वेश्चन है एक जो मुझे बुशरा शाह ने भेजा था आपके लिए स्पेशली, कि इतनी क्या शर्म है कि मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर हो जाए तो उसको उसके माँ बाप, जो कि अक्रॉस स्पीशीज अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसके माँ बाप उसको डिसोन करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों से मतलब नफरत और एक डिसलाइकिंग तो होती ही है, कुछ लोग तो अपने बच्चे दे देते हैं कि किसी और दूसरे लोगों को या ख्वाजा सिराओं को दे देते हैं, ये भी हमने कहानियां सुनी है। और या फिर मतलब अगर हैं भी उनके साथ तो उनके लिए एक डिसलाइकिंग बड़ी रखते हैं अपने दिल में। ये क्या इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि वो एक हमारी जो प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है उसको भी ओवरटेक कर लेती है ये चीज? मदरहुड इज अ बोर्जुआजी मिथ। ममता और वो दिल से खलूस करना और वो प्यार करना और वो पैम्पर चेंज करना और वो डाइपर चेंज करना और वो पाउडर लगाना, ये तमाम चीजें एक बोर्जुआजी ड्रीम है। तो अगर आपके पास पेट में खाने को कुछ है नहीं ना, और आप 4 दिन से फाके कर रही हैं, और आपके पिस्तान से दूध के 2 कतरे भी नहीं निकल सकते, और आपका बच्चा मर रहा है, और आपका बच्चा मरते मरते मर गया, तो आपके जब बच्चे की 9वीं लाश उठेगी तो फिर वो बच्चा नहीं होता, वो प्रोडक्शन होती है सिर्फ आपकी। तो ये बात करना कि जी हर कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। मोहब्बत करने के लिए भी एक थोड़ी बहुत आपका पेट भरा हुआ होना जरूरी होता है, और आपके पास ये तमाम चीजें होना जरूरी होती है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी जो सबसे हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम लोगों को नजर आ रहा है वो मदर्स की मेल न्यूट्रिशन की वजह से है। हम लोग कहते हैं कि हमारी माएँ जाहिल है, वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती। जी नहीं, हमारी माएँ, यहाँ तक कि आपकी मिडिल क्लास माएँ भी मेल नरिश्ड है। इतनी मेल नरिश्ड है कि 6 महीने से ज्यादा कोई औरत आजकल दूध पैदा ही नहीं कर सकती। इसके अलावा आप लोग यहाँ क्लाइमेट क्राइसिस अलग है, आर्टिफिशियल एनिमल फीड अलग है, भैंसों को टीके हम लगाते हैं, मुर्गी जो हम लोग खाते हैं वो तो मुर्गी रही नहीं है ना। आप 200 साल पुरानी देसी मुर्गी उठाएं, 200 साल के आप 50 साल पुरानी मुर्गी उठाएं, और आप जो आज मुर्गी खा रहे हैं आप उसको उस मुर्गी से कंपेयर करें, तो आपको लगेगा कि ये 2 मुख्तलिफ जानवर हैं। उनको हमने तरह तरह के टीके लगाए हुए हैं, स्टेरॉइड्स दी हुई हैं, ड्रग्स दी हुई हैं, तो औरतों की मिल्क प्रोडक्शन तो वरना भी हमारे पास रिड्यूस हो रही है। अब मैं आती हूँ आपकी बात ट्रांसजेंडर की डिसओनिंग के ऊपर। देखो जी, ट्रांसजेंडर बच्चे को डिसओन नहीं किया जाता, ट्रांसजेंडर बच्चे से नफरत नहीं की जाती, ट्रांसजेंडर बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। माँ बाप का दिल टूटता इस बात के ऊपर है कि हमारा बेटा गवाच गया। मसला सारा बेटे का है, मसला सारा इस पिदरशाही निजाम का है। पिदरशाही निजाम के अंदर सबसे बड़ी जो करेंसी है ना वो 2 है, 2 करेंसियां चलती हैं, औरत की वर्जिनिटी और मेल चाइल्ड यानी कि सन। वर्जिनिटी को हमने करना है कमोडिफाई, और उसको फैमिली के स्ट्रक्चर के जरिए करना है कंट्रोल, ताकि हम उसका सौदा कर सकें कि हम इसकी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे सुहाग रात तक, और हम आपको हैंड ओवर करेंगे। और वो जब हैंड ओवर है तो वो शादी की रस्म के जरिए हमारा सोशल कैपिटल कितना इंक्रीज होगा। और जब वो लड़की हैंड ओवर हो गई है तो अब उसके पास कैपिटल क्या है? उसके पास कैपिटल ये कि उसने बेटा पैदा करना है। अब उसने बेटा तो पैदा कर लिया, सबने उसको मिठाइयां भी खिला दी, गुलाब जामुन भी खिला दिए। 14 साल के बाद, 15 साल के बाद, 18 साल के बाद, चले 21 साल के बाद जाके पता चलता है, बच्चा आके बोलता है कि जी मैं बेटी हूं आपकी, मेरे अंदर औरतों की रूह है, मुझे खुदा ने ख्वाजा सरार पैदा किया है। तो माँ बाप की तो सारी इन्वेस्टमेंट गई भाड़ के अंदर, माँ बाप की तो सारी इन्वेस्टमेंट गई भाड़ के अंदर। इतने जो गुलाब जामुन खाए थे, इतनी जो दावतें हुई थी, इतने जो सदका जो काले बकरे काटे थे, इतने जो आगे पीछे लड़कियों के रिश्ते देखे जा रहे थे, जो रिश्ते वाली मासी को बोला हुआ था कि हमारे बेटे के लिए पहले से कोई लड़की देख के रख लो। ताई की, आपकी ताई ने अलग, आपकी चाची ने अलग, आपकी फुफी ने अलग, आपकी खाला ने अलग अलग अपनी बेटियां सजाई हुई थी उस बेटे के लिए। बेटा भी साथ में जरा जनाना सा था क्योंकि, और यूजुअली ट्रांसजेंडर वुमेन लाइक भी बड़ी होती हैं, वो धीमी भी बहुत होती हैं, उनका औरतों के साथ रवैया भी बड़ा अच्छा होता है, तो लड़कियों का रूठा भी हो जाता है, लड़कियों को इश्क भी हो जाता है ख्वाजा सराओं के साथ अक्सर होता है, क्योंकि उनको ख्वाजा सराओं के अंदर वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नजर नहीं आती। तो अब उनके भी दिल सारे के सारे टूटते हैं, उनको क्या जवाब दिया जाए? मसला सारे का सारा दरअसल ये है
कि सन को, बेटे को एक बनाया जाता है करेंसी के तौर पे, कमोडिटी के तौर पे। वो जब इतना बड़ा डॉलर, $1 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट थी और वो $1 लाख 21 साल लगा के अब $21 लाख बन गया है, और वो डॉलर आके आपको बोले कि जी मैं तो डॉलर हूं ही नहीं, मैं तो रुपया हूं, तो फिर वो खानदान आगे से क्या करेगा? क्योंकि औकात तो सिर्फ मर्द की है इस माशरे के अंदर। बिदरशाही माशरे के अंदर तो यही होता है कि मर्दानगी की वैल्यू होती है। मैंने आज तक जिंदगी में कभी इस एंगल से इस चीज को देखा नहीं था। लाइक बहुत ही आई ओपनिंग किस्म का रिप्लाई दिया आपने। एंड एक और चीज जो मैं बोलना चाह रहा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टॉक अबाउट क्लास एज वेल। जैसे कि आपने अभी क्लास और जेंडर की इंटरसेक्शनैलिटी से होते हुए इस चीज को समझाया है, तो सवाल और इसका सब क्वेश्चन ये भी है कि क्या एक अमीर औरत एक गरीब मर्द से ज्यादा प्रिविलेज्ड है? देखिए जी, क्लास के बगैर तो आप कोई बात पाकिस्तान में कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमें क्लासेस सोसाइटी है और हमारे यहाँ क्लास सबसे ज्यादा आपकी पावर डिसाइड करती है, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। और इंटरसेक्शनैलिटी के असूल हमें यही सिखाते हैं कि आपने हमेशा मल्टीपल रियलिटीज को देखना होता है। एक इंसान कभी सिर्फ औरत नहीं होती, या मर्द नहीं होता, या ख्वाजा सरा नहीं होती, उनकी और भी बहुत सी रियलिटीज होती हैं। उनका शोबा, उनकी उम्र, उनके घर का एड्रेस, उनके वालिद की नौकरी, उनकी कास्ट, उनकी जबान, उनकी रंगत। जैसे मैं ट्रांसजेंडर वुमन जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास व्हाइट प्रिविलेज है क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर गोरी हूँ, और सिर्फ मेरी गोरी रंगत की वजह से मुझे बहुत हसीन कंसिडर किया जाता है और कहा जाता है कि हुस्न आदि गवाही होती है। साथ ही मुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, अगर मैं अंग्रेजी बोलूंगी तो मैं एलीट का क्रॉस करूंगी, लोग मेरा प्रॉब्लम ज्यादा जल्दी सॉल्व करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान एक क्लासिस्ट मुल्क है, पाकिस्तान एक कास्टिस्ट मुल्क है, और उसके ऊपर ऊपर हमारी एक पोस्ट कॉलोनियल रियलिटी है, जहां पे जितनी ज्यादा आपकी मिमिक्री होगी ब्रिटिश की, या जितना ज्यादा क्लोजली आप उससे रिलेट करोगे, ब्यूरोक्रेसी उतना फेवरेबली आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो क्लास के बगैर तो कुछ भी नहीं देखा जा सकता। और ये कहना गरीब मर्द से ज्यादा ताकतवर है, आई थिंक ये डिपेंड करता है कि अगर वो अमीर औरत है, लेकिन वो अमीर औरत अपने 8 कनाल के महल के अंदर अपने खावंद की गुलाम है, उसके कास्ट स्टेटस की गुलाम है, क्योंकि वो एक MNA है या वो एक ब्यूरोक्रेट है, और एक गरीब मर्द है जो कि सुबह सवेरे उठता है 6 बजे, अपनी रेडी लगाता है, रेडी से अपनी सामान बेचता है, वापस अपने घर आता है, एक दाल चावल खाता है और खुशी से सो जाता है। तो हम किसको ताकतवर कह रहे हैं और किसको गैर ताकतवर कह रहे हैं? तो आई थिंक पावर इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव। बात आखिर में इंसान के अपने मुतमईन होने की होती है। लेकिन हम इस वाली बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि कोई इंसान मर्द हो या औरत हो या ख्वाजा सरा हो, अगर कि वो एलीट है तो उसके पास एलीट प्रिविलेज मौजूद है। सिमिलरली अगर एक इंसान मर्द है, वो गरीब हो या वो अमीर हो, उसकी मर्दानगी की वजह से उसको जरूर कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगी। तो अगर हमने एक अच्छा एविड कंपैरिजन ड्रॉ करना हो, तो हमें किसी चीज का, अगर हमने जिन्स का कंपैरिजन करना है, तो फिर बेहतर है कि आप बाकी तमाम चीजों को इक्वल रखें। अगर हमने मर्दों और औरतों का कंपैरिजन करना है, तो हम एक ऐसे मर्द की मिसाल लें और एक ऐसी औरत की मिसाल लें जिसकी उम्र, जबान, जात, क्लास स्टेटस, ये तमाम चीजें बिल्कुल यकसां हो, ताकि हम सिर्फ उनको जिन्स की बुनियाद के ऊपर कंपेयर कर सकें। हम कभी भी एक अमीर मर्द का और एक गरीब औरत का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो आपको डिफरेंस नजर आएगा वो सिर्फ जनानगी की वजह से या अमारत की वजह से नहीं होगा, बल्कि वो इन दोनों का जो रिश्ता है, अमारत का और मर्दानगी का, इस दोनों की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज पैदा होती है, जो अनसीन प्रिविलेज होती है, वो उसका भी हमारे पास एक असर होता है। तो हमें हमेशा रियलिटी को मुख्तलिफ एंगल से देखने की जरूरत है। हम सो देखिए जी, मैं हमेशा ये वाली बात कहती हूँ कि द बेस्ट एलाई इज द वन हु इज एन एलाई टू देमसेल्व्स, कि सबसे पहले आप अपने एलाई बने। ट्राई टू एम्पावर योरसेल्फ, बिकॉज आप जब खुद को एम्पावर करते हैं, अपने जैसों को एम्पावर करते हैं, तो आपके जरिए बहुत से ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनके जरिए बाकी लोग भी ऊपर आ सकते हैं। इसके अलावा ट्रांस पीपल की एम्पावरमेंट के कुछ बहुत सिंपल असूल हमारे पास है। सबसे पहले ख्वाजा सरा अब क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं। अगर कि उनकी पॉलिसी की ड्राफ्टिंग की बात हो रही है, या अगर आप किसी पॉलिसी राउंड टेबल पे बैठी हुई हैं, या आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं कोई जहाँ पे आपको लगता है कि ख्वाजा सराओं की आवाज को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, तो बोले कि जी ख्वाजा सराओं की आवाज को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, फिर उन ख्वाजा सराओं को लेकर आए ताकि उन्हीं की आवाज शामिल की जाए। अक्सर औकात ये होता है कि बहुत सी जो सिस फेमिनिस्ट होती हैं, जो सिस वुमेन फेमिनिस्ट होती हैं, दे अज्यूम द प्लेस फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स, बिकॉज देखें एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स के अंदर ना बहुत से लोग आर देयर फॉर फेम एज वेल, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। पीपल वांट वैलिडेशन। लोगों को अच्छा लगता है कि उनके बारे में भी कहा जाए कि जी वाह वाह, देखो इसने कितना अच्छा काम किया है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये वाली बात जरूर देखें कि आप लोग मार्जिनलाइज लोगों को के सेवियर ना बन जाए, कहीं एक सेवियर कॉम्प्लेक्स के अंदर ना फंस जाए कि जी ये लोग मजलूम है, ये लोग लाचार है, मैंने इन्हें बचाना है। जी नहीं, आपने अपनी प्रिविलेज का इस्तेमाल करके रास्ते हमवार करने हैं ताकि वो खुद को बचाएं। You don't, so we don't need pity, we don't need sympathy, we need empathy.
And we can only get empathy when people and allies start being empathetic towards themselves and to their own movements. Because we have been running our movement and we have been running it quite successfully. We got our laws approved from the parliament without taking part in any public protest of that sorts, by the way. So we know what we are doing. And I think cis feminists, particularly political movements, can be better allies of us by actually sitting down and listening to us. Because instead of getting help, we have some wisdom to offer. Because we have been fighting our fights for a very long time. We have fought colonizers, we have fought neo-fascists, we have fought Islamists, we have fought a war on terror, we are actively fighting a genocide. All the activists that you see in Pakistan who are transgender, each and every single one of us has an active life threat on our hands. We haven't fled the country. We are here. We are fighting the fight. So there is a lot of wisdom that we basically have to offer, because a lot of the traumas and a lot of the troubles that we have had to face are stuff that could have gone on to affect cis women, but it didn't, because men and patriarchs and the society chose to enact that violence on us and our bodies first and foremost, because our bodies are the most dispensable, they are the most expendable. Because एक patriarchal माशरे के अंदर इस जिस्म की वैल्यू सेक्स के अलावा नहीं है, और सेक्स भी हमारे यहाँ सिर्फ तब अच्छा कंसिडर किया जाता है जब उसके जरिए औलाद पैदा हो, तो टेक्निकली इलीगल सेक्स. So this is all that is this body and this face is going to be considered good for. So all of that oppression we face it when we are children, we face it when we are teenagers, we face it till the time we die, and yet we have survived, yet we are here. It means that we know something. We know a little too much about masculinity and femininity as well, and we know how cis women facilitate cis men in this patriarchal mission. They stand next to them. तो हमारे तो ऑपरेसर तमाम सिसजेंडर लोग हैं. हमारे ऑपरेसर सिर्फ मर्द तो नहीं है, हमारी ऑपरेसर्स में तो औरतें भी शुमार होती हैं जो कि जबान की छुरी चलाती हैं, जिन्स की छुरी नहीं चलाती. तो मैं इसकी सिंपल मिसाल सिर्फ एक ही देती हूँ, एक एक्सरसाइज देती होती हूँ यंग फेमिनिस्ट को कि आप लोग अपने सर्कल के अंदर बैठे और एक एम्पैथेटिक डिस्कशन करें. एक सिनारियो है. सिनारियो ये है कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है और आप शादी करना चाहती हैं, और वो आप उससे पूछती हैं कि तुम्हारी पहले कभी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और वो बोलता है जी 2 रह चुकी हैं पहले, और आपको पता चलता है कि उनमें से एक औरत थी और एक सिस औरत थी और एक ट्रांस औरत थी. आपका रिएक्शन क्या होगा? आपके अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्स जज्बात आएंगे? क्या आप उसको गे समझेंगी? क्या आप उसको होमोसेक्सुअल समझेंगी? क्या आपके अंदर पीनिस एनवी पैदा होगी? क्या आपको जेनेटेरिया की एंजाइटी डेवलप होगी? ये तमाम फीलिंग्स वैलिड है, लेकिन इन तमाम फीलिंग्स के ऊपर बात ना होने की वजह से ये वाली फीलिंग्स हमारे अंदर पनपती रहती हैं, और उनकी वजह से वो एक अजीबोगरीब किस्म की फूट निकल के आती है. तो एट द ऑनसेट, लेट्स निप दिस evil in the bud. Let's start our movement building by having these conversations, and through these conversations, okay, let's address these anxieties of ours, our anxieties around transness, our anxieties around sexuality, our anxieties around personal jealousy and vindication. So I think इस किस्म की जो self healing और self accountability and self regulation वाली practices हैं, इनको promote करने की जरूरत है spaces के अंदर, ताकि लोग खुद से ये वाली बातें सीख के जरा आगे आ सके. अच्छा जी, मैं पूछना चाहता हूँ स्पेसिफिकली एक चीज के बारे में जिसके बारे में मेरी बात हुई थी वैसे भी महरब से. हर ओपिनियन अबाउट सिंध का मल्टीकल्चरलिज्म. मैं बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कराची और सिंध से रिलेटेड, तो शी सेड कि कराची तो गंदा है. नो ऑफेंस टू कराचीइट्स, शी सेड कि कराची तो यार गंदा है. तुम अंदर सिंध में जाओ, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कितनी उनमें बर्दाश्त है, वो उनके लिए कोई ताने नहीं कसता उन पे, उनको फकीर कहा जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है. आई वुड लाइक के महरब जो है थोड़ा एलैबोरेट करे हर लव फॉर सिंध, ताकि मैं ये अलग से पोर्शन काट के हमारे सिंधी लोगों के लिए उनको टैग कर सकूं. देखिए जी, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है कि सिंध इज द ओनली प्रोग्रेसिव फ्रंटियर इन पाकिस्तान, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सिंध की सबसे ज्यादा पुरानी इंडिजिनस तारीख है. आई मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लिटरली इन सिंध, फॉर क्राइंग आउट लाउड. तो कितना कोई मिटा लेंगे कल्चर को, कितना कोई खत्म हो जाएगा. इसके अलावा सिंध इज अ वेरी सूफी प्लेस. उसके अंदर प्यार मोहब्बत इश्क की दास्तानें मौजूद हैं, भिट शाह की पोइट्री मौजूद है, शेख अयाज की पोइट्री मौजूद है, ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है. तो सिंध के अंदर इंडिजिनाइटी एक तरीके से प्रिजर्व्ड है, और क्योंकि ख्वाजा सरायत भी इंडिजिनाइटी का हिस्सा ही है,
तो इट इज टू नो सरप्राइज कि आपको ख्वाजा सरायत भी सबसे ज्यादा सिंध के अंदर ही प्रिजर्व नजर आती है, एंड इट शुड बी टू नोबडी सरप्राइज एज वेल दैट द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव एवर कंटेस्टेड इलेक्शन ट्रांसजेंडर हैज बीन फ्रॉम सिंध. पंजाब से only one has contested, सिंध से 2 have contested, KPK से 1 has contested, बलोचिस्तान से none have contested. सो सिंध के अंदर ये एक चीज मौजूद है, सिंध के अंदर एक तरह से इज्जत मौजूद है. मैं जब मैंने 7 शरीफ फॉर एग्जांपल जाना होता है, तो जब मैं एंटर हो रही होती हूँ, मैं मेल साइड से जाती हूँ, तो मुझे वो गार्ड्स कहते हैं कि मैम आप प्लीज फीमेल साइड से जाएं, तो मैं उनको सिर्फ ये बोलती हूँ कि मैं फकीर हूँ. मैंने सिर्फ ये 3 लफ्ज बोलने होते हैं और उनको समझ आ जाती है. वो उनको ट्रांसजेंडर बोलने की जरूरत नहीं है, ख्वाजा सरा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बायो का टेस्ट दिखाने का, शनाख्ती कार्ड दिखाने की जरूरत. मैंने सिर्फ बोलती है कि साईं फकीर, इतना मैंने बोल दिया, उनको समझ आ जाएगी. वो ऊंचा सा नारा लगाएंगे जी फिर हक अली, और मैं अंदर दाखिल हो जाऊंगी. तो ये चीज एक मौजूद है सिंध के अंदर. तो उसके अलावा मैं सिंध की तारीफ इसलिए भी करती हूँ बिकॉज मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद एक इलाके हजारा से है, जिसको हम लोग सूबा हजारा कहते हैं. हम लोग भी बहुत इंडिजिनस हैं, प्योरली इंडिजिनस. वी हैव बीन इन द माउंटेन्स फॉर द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एंड सिंधी पीपल आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि जो इंडिजिनस ब्यूटी होती है वो बड़ी प्रिजर्व होती है. हमारे बारे में भी कहा जाता है कि हजारा के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, और उसकी मेरे ख्याल से वजह यही है कि हमारी एक इंडिजिनस ब्यूटी है, एक इंडिजिनस हम लोग की एक लुक है जिसको लोग कैप्चर कर सकते हैं. और सिंध का हुस्न तो इतना मशहूर था कि एक ट्रैवलर ने बगदाद के बाजार में खड़े होकर वाकया सुनाया कि मैं एक ऐसा इलाका देख के आ रहा हूं जहां पे लोगों की जिल्द सनसेट जैसी और गोल्ड जैसी दिखती है. सनसेट एंड गोल्ड, दैट इज the description that was used to describe the complexion of Sindhi people. जिसके बाद अरब इन्वेजन सारी की सारी स्टार्ट हुई थी कि हमने आना है और यहाँ से लोगों को, लोंडों को और लोंडियां को गुलाम बना के वहां पे लेके जाना है, बिकॉज यहाँ के लोग खूबसूरत बहुत ज्यादा होते हैं. तो वी हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर बीइंग आर्टिस्टिक, फॉर ब्यूटीफुल, ये तमाम चीजें. तो मैं तो इसलिए भी सिंध की बड़ी तारीफ करती हूँ, इंडिजिनस ब्यूटी की भी. दुआ करें अगर खुदा ने मेरी हाथ की लकीरों के अंदर अगर कोई और एक और इश्क या एक मोहब्बत रखी हुई है, तो मुझे तो कभी कभार लगता है कि वो भी शायद किसी एक सिंधी नारी के साथ ही होगी. अच्छा, यू वर टॉकिंग अबाउट भिटशा, तो मैं बताता चलूं कि मेरा ताल्लुक भिटशा से है. आई एम फ्रॉम भिटशा. आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मैं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की सरजमीन पे पला बड़ा हूं. और यू सेड के भिटशा की शायरी, भिटशा इज द प्लेस, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इज द पोएट, जिनकी वजह से वो जगह मशहूर है. एंड मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि कब चलना है भिटशा तक? आप मुझे जब भी दावत दें हम आ जाएं. हमारी बात हुई थी पहले भिटशा चलने के हवाले से, और यू सेड के इन द एंड ऑफ मार्च, लेकिन फिर मार्च निकल गया है, अब अप्रैल चल रहा है. तो मैं क्या खुद को इनवाइट कर लूं? आना मैंने आपकी तरफ है, तो आप मुझे भी दावत वगैरह दें, मैं जरूर आऊंगी, मैंने जाना है. रुमासा वाज आल्सो इंटरेस्टेड. हाँ, डेफिनेटली आई एम इन फॉर दैट. अच्छा जी, आई थिंक कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप दोनों का, और बहुत ही आई ओपनिंग किस्म की कन्वर्सेशन रही है, ख़ास तौर पे महरब के साथ, क्योंकि पहले भी जब हम मिले थे तो बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए मिले थे, तो काफ़ी चीज़ों पे इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकी थी. तो मैंने उनके दूसरे पॉडकास्ट जाके देखे तो और इंट्रीग हुआ, और बहुत मज़ा आया मुझे तो आज. एंड रमासा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Similarly, it's always a pleasure hearing you and having a session one-on-one with you. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you so much, Ji. Thank you so much. I had a lovely time as well, and I'm glad that we are all having these conversations. And I think this is testament, and this goes to show that Pakistan is on the right path. We are. Yes. So where do you see Pakistani society in next 5-10 years? You say very much up in the air, because Pakistani क्या दुनिया भर की तमाम societies, लेकिन Pakistan specifically has to start addressing climate crisis. और climate crisis को address करने के लिए हम लोगों को national solidarity, indigenous empowerment, de-growth economics, de-urbanization, इन तमाम चीजों की तरफ जरा जाना पड़ेगा. और जब इन चीजों की तरफ जाएंगे तो that is when the true Pakistani character is going to emerge. Instead of trying to be like Dubai, we should try to be more like Bhutan. In fact, we should not even try to be like anybody. We should try to be like ourselves. Construct a reality rooted in our indigenous histories and rooted in our indigenous realities, but with an eye on the future, where not only we survive the climate crisis, but we are also able to sustain our civilization for much further along the road. So मेरे ख्याल से अगर हम लोगों का ये नेशनल गोल हो तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं. वरना अगर हम लोगों के भी ग्लोबलिस्ट कैपिटलिस्ट किस्म के गोल्स और एस्पिरेशंस रहेंगी तो वो तो हम सबको क्या पूरी दुनिया को ले डूबेंगी. सो मुझे ये लगता है.
ये टॉपिक्स बहुत सारे हैं, मतलब आई थिंक कि अगर हम बात करना शुरू करें तो पूरा दिन कम रह जाएगा अगर मेहरब से बातें की जाए। अभी बहुत सारी चीजें थी जो रह गई, लाइक क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, बर्थ कंट्रोल के बारे में बात करनी थी हमने, यू हैव वेरी यूनिक ओपिनियन अबाउट दैट एज वेल। लेकिन आई थिंक कि आप ज़्यादा दूर नहीं है, हम जब भी आपको जहमत देंगे तो आप आएंगी हम हमसे बात करने के लिए, और हम वैसे भी भिड़सा जाने वाले तो हम काफ़ी बातें करते चलेंगे रास्ते में। सो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू, और होपफुली ये आखिरी कन्वर्सेशन नहीं है हमारी, होपफुली ऐसी कन्वर्सेशन आगे तो होती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय। बाय। Bye bye.